हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc फर्स्ट सेम दिसंबर 2021 केमिस्ट्री का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री बुक का उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा सेक्शन ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप भी कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप चल रहा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो चुका था और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग: ए इंक्लूजन कंपाउंड, बी नो बॉन्ड रेजोनेंस, सी स्लेटर रूल। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे: ए समावेशन यौगिक, बे नो बॉन्ड रेजोनेंस, स स्लेटर नियम। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हेडिंग लिख दी हमारी, क्या है ए पार्ट में इंक्लूजन कंपाउंड। तो क्या होते हैं, द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स इन होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री इज़ वेरी ब्रॉड, extending to channels formed between molecules in which the guest molecules can fit। जो इंक्लूजन कंपाउंड की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री में, यानी एक होस्ट होता है एक गेस्ट होता है, होस्ट के बीच में गेस्ट मॉलिक्यूल्स फिट होते हैं यहाँ तक का। सो एन इंक्लूजन कंपाउंड इज़ अ कॉम्प्लेक्स comprised of two chemical species. One chemical compound is the host, which generally forms a cavity, and another is the guest compound, which are located in the cavities of the host। इंक्लूजन कंपाउंड एक तरह का कॉम्प्लेक्स है जिसमें दो केमिकल स्पीसीज़ होती है। एक तो है होस्ट जो एक कैविटी बनाता है और उस कैविटी में जो कंपाउंड फिट हो जाता है वो होता है गेस्ट। तो ये दो तरह के कंपाउंड हो गए। अब इफ़ द स्पेसीज इन द होस्ट लैटिस आर एनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स सो दैट द गेस्ट स्पीसीज इज ट्रैप्ड एज इन अ केज, द कंपाउंड इज नोन एज अ क्लैथरेट। अगर होस्ट लैटिस इस तरह से है, यानी एक तरह से वो सारी जगह से ट्रैप हो गया अब गेस्ट मॉलिक्यूल, तो वो उसे क्लैथरेट कहते हैं। In this type of molecular encapsulation, a guest molecule is actually trapped inside another molecule। जैसा ही बताया, किसी और दूसरे मोलिक्यूल के, यानी होस्ट की सारी तरफ है, गेस्ट के सारी तरफ होस्ट की लैटिस है, तो एक तरह से वो पूरा ट्रैप हो जाएगा गेस्ट मोलिक्यूल। No bonding occurs between guest and host, and the two are held together by weak van der Waals forces। यानी जो होस्ट और गेस्ट के बीच में, उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती और दोनों वीक van der Waals फोर्स से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स आर ए, यानी फर्स्ट ग्रेफाइट फॉर्म सैंडविच टाइप इंक्लूजन कंपाउंड्स विद फ्लोरीन एंड एल्कली मेटल। ग्रेफाइट फ्लोरीन और एल्कली मेटल के साथ बनाता है एक इंक्लूजन कंपाउंड सैंडविच टाइप। और सेकेंड है ब्लू कलर ऑफ स्टार्च आयोडीन मिक्सचर। जब स्टार्च और आयोडीन को मिक्स करते हैं तो ब्लू कलर बनता है, वो भी एक इंक्लूजन कंपाउंड होता है। अब बी हमारा क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस इज आल्सो नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। नो बॉन्ड रेजोनेंस को हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। If the electron of sigma and pi bond are in conjugate with each other, then the transfer of electrons between sigma and pi bond is known as hyperconjugation। यानी एक तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, यानी देखो यहाँ डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होती है, यानी एक तरह से वो कॉन्जुगेशन में है। तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता रहता है कभी इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में, उसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। It was observed by Baker and Nathan for the first time, so it is named as Baker-Nathan effect। ये सबसे पहले बेकर और नेथन ने देखा था, तो इसे बेकर-नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट विच स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल। ये एक परमानेंट इफेक्ट है जो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। अब देखो यहाँ कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इधर से दो जुड़े हुए, और यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, यानी इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो इनके बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन चलता रहता है। सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन की पिक्चर है। फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन एटम ऑफ कंपाउंड शुड बी प्लेनर, दैट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन शुड बी sp2 एंड द कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो कार्बन कंपाउंड है एटम का वो प्लेनर होना चाहिए, यानी कि कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 होनी चाहिए और कंपाउंड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल क्या है इसमें, जब when CH3 ग्रुप इज अटैच्ड टू एन अनसेचुरेटेड कार्बन एटम और वन विद एन अनशेयर्ड ऑर्बिटल, कैनोनिकल फॉर्म्स आर। यहाँ पे ये CH3 मॉलिक्यूल अटैच हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो इसमें देखो
यहाँ डबल बॉन्ड का यहाँ से इधर गए इलेक्ट्रॉन और इसने इससे दे दिए, तो यहाँ पे देखो ये बन गया। इनके बीच में बॉन्ड नहीं है पर लेकिन ये फिर भी H+ की तरह, यानी बॉन्ड नहीं दिख रहा लेकिन ये H+ की तरह फ्री नहीं है। तो देखो यानी यहाँ से बॉन्ड गायब हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन दोनों के बीच यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, यानी इसका एक बॉन्ड कम हुआ, इसका एक बॉन्ड कम हुआ, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दोबारा में क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। थर्ड वाले में ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। इन इट देयर इज़ नो बॉन्ड एट ऑल बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में देखो कोई भी बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे। बट द हाइड्रोजन एटम इज़ नॉट फ्री एज H+, बट H+ की तरह फ्री नहीं है क्योंकि इससे इट विल देन कॉन्ट्रडिक्ट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, नहीं तो ये जिसमें इन विच द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल शुड नॉट चेंज, यानी कि जो पोजीशन है एटम्स की वे चेंज नहीं होनी चाहिए। रेजोनेंस की कंडीशन होती है, अगर ये फ्री हो गया यहाँ से चला गया तो फिर ये रेजोनेंस की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा, तो फिर ये रेजोनेंस कैसे कहलाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं ना। सो ड्यू टू दिस फैक्ट दिस इज़ नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इस फैक्ट की वजह से इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। अब सीधा हमारा स्लेटर रूल, तो स्लेटर रूल क्या है, द स्किनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट S is evaluated by using following empirical rules known as Slater's rule, which are devised by John C. Slater in 1930 and revised by Enrico Clementi in 1960। जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उससे रिलेटेड है ये। तो जो S की वैल्यू है वो इन रूल्स को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं और इन रूल्स को स्लेटर रूल्स कहते हैं। ये पहले जॉन सी स्लेटर ने दिए थे 1930 में, फिर इनमें थोड़ा चेंजेस करा था एनरिको क्लेमेंटी ने 1960 में। तो फर्स्ट रूल क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एजेमेथिल क्वांटम नंबर L के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं इसे। सबसे पहले 1s 2s 2p का एक ग्रुप हो गया, 3s 3p का एक ग्रुप हो गया, 3d का हो गया, फिर 4s 4p का, फिर 4d का, 4f का, फिर 5s 5p का एक ग्रुप, फिर 5d का एक ग्रुप, फिर 5f का एक ग्रुप। ऐसे ही चलता रहेगा जहाँ तक भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सेकेंड है नो कंट्रीब्यूशन। जब यहाँ पे हमने ऐसे अरेंज कर लिए तो नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्रुप इन विच इलेक्ट्रॉन वुज एसिस्ट टू बी कैलकुलेटेड इज प्रेजेंट। हमें मानो 4s का निकालना है तो 4s के इधर वाले किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसका मीन्स ये है। तो फिर हम इसके इधर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में ये है एक कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 फ्रॉम ईच अ द इलेक्ट्रॉन विद सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सेप्ट फॉर द 1s इलेक्ट्रॉन विच कंट्रीब्यूट्स ओनली 0.30 इन दिस केस। यानी जैसे हमने 4s का निकाल रहे हैं तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो हमारा निकाल ही रहे हैं, तो दूसरे का कंट्रीब्यूशन कितना लिया जाएगा 0.35। और अगर हम 1s का निकाल रहे हैं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक का तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं, दूसरे का ये एक्सेप्शनल केस है, अगर 1s का निकाल रहे हैं तो 0.30 कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। इफ़ द ग्रुप इज़ ऑफ द p type, an amount of 0.85 for each electron with principal quantum number n-1 and an amount of 1 for each electron with an even smaller quantum number n-2 and below। अब हमने इससे पहले के सारे sp का देखना है, यानी 4 है हमारा n, तो इससे छोटा क्या हुआ 3 वाले sp का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.85, और उससे छोटे जो भी sp है यानी इन तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 6, 10 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो गया 1, और इन दोनों का हो गया इसमें 2 और इसमें 6, तो इनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 6 × 0.85। ऐसे करके निकाल लेंगे हम। तो फिर अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ़ द ग्रुप इज़ ऑफ d और f टाइप एन अमाउंट ऑफ 1.00 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट फॉर n-1 एंड बिलो। अब जैसे हम 4s का निकाल रहे हैं, इससे नीचे कोई भी d वाले हो या f वाले हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन 1 ही लिया जाएगा। जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 के 10 का 1 लेंगे,
अगर हम 4s का निकाल रहे हैं। अगर हम 5s का निकाल रहे होते तो इसका भी 10 लेते सारे इलेक्ट्रॉन, वो 1 लेते सारे इलेक्ट्रॉन का, इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन का 1, इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन का 1। तो एक तरह से 10 10 20 और 14 34 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आफ्टर डेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकल सकता है, जब हम सारे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देते हैं तो वो एस की वैल्यू दे देता है। तो एग्जांपल देखते हैं एक, वी विल कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट एस फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ Fe के हम 3D इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। तो इसकी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। 26 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो फर्स्ट नंबर पे पहले हमें इसे उस वे ऐसे ग्रुप बना के लिखना है। तो 1s2 2s2 और 2p वाला एक साथ होएगा, 2p6 वाला एक ग्रुप है, 3s2 3p6 वाला एक ग्रुप है, फिर 3d6 वाला ग्रुप आएगा और फिर 4s2 वाला आएगा। अब पहले जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो वो वाला लिखा जाएगा 2 × 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर और उनका कंट्रीब्यूशन 0 है। अब नेक्स्ट है हमारा जो उसी शेल में लाई करते हैं, यानी उसी ग्रुप में है। जैसे हम इसका निकाल रहे हैं तो इसी में कौन कौन से है, 3 वाले कौन कौन से है, ये तीनों का हम निकालेंगे। पहले इसमें यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का तो हम निकाल रहे हैं, तो बाकी 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। तो 5 × 0.35 1.75 आ गया। 3s2 3p6 का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और सारों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.35, तो 2.80 आ गया। अब जो हमारा 1s2 2s2 2p6 वाला ग्रुप बचा, इन सब का कंट्रीब्यूशन 1 होगा। तो इसके 1s2 का कंट्रीब्यूशन हो गया 2 × 1.002 आ गया, और 2s2 2p6 का हो गया 8 × 1.008 कंट्रीब्यूशन हो गया। अब जो 5th पॉइंट था D और F वाला, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि 3D वाले से पहले कोई भी और D वाली नहीं है। अब जैसे कि मैंने बताया 3D से पहले कोई भी D और F वाला नहीं है, तो उनका 1 कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा। तो अब लास्ट में इन सारों को हम ऐड कर देंगे, तो 0 + 1.75 + 2.80 + 2.00 + 8.00, तो 100 फॉर 3D इलेक्ट्रॉन S = 14.55। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब। थैंक यू सो मच।